बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर वगैरह तक खत्म कर दिए थे, है ना। और अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के अगले टॉपिक पर, जहाँ पर बेसिकली हम लोग ये बताएंगे कि किसी भी जगह पर हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू कितनी आती है। क्या बताएंगे? किसी भी जगह पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू कितनी आती है। देखो, इसके लिए हमारे पास एक साइंटिस्ट थे मिस्टर बायोट। तो जो हमारे पास आज का टॉपिक है वो है बायोट-सावर्ट्स लॉ। ठीक है, तो ये बायोट-सावर्ट्स लॉ क्या कहता है, किस तरीके से कहता है और क्या क्या बातें हमें बताता है, कितनी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर होती है, ये सब चीज़ें आज हमें जानने को मिलेगी। ठीक है, बायोट-सावर्ट्स लॉ का जो वैल्यू है, यानी कि जब इसकी जो चीज़ें हैं वो सबसे पहली बात केवल और केवल एप्लीकेबल हैं फॉर स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट। इसके लिए एप्लीकेबल है स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट, यानी कि पूरे वायर के लिए क्या आप बायोट-सावर्ट्स लॉ लगा सकते हैं? तो आपका आंसर है नो। लेकिन हम लोग स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट के लिए बायोट-सावर्ट्स लॉ का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हमें एक स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड मिल जाए तो बाकी तो हम लोग क्लास 11 सब ये सब चीज़ें करते हुए आ रहे हैं, क्या कि हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे और फिर हम लोगों के पास पूरी वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो इसी तरीके से आज हम लोग अपना बायोट-सावर्ट्स लॉ भी इस्तेमाल करते हैं। बायोट-सावर्ट्स लॉ क्या कहता है? कहता है अगर आपके पास कोई एक करंट कैरिंग वायर है, क्या है बेटा? आपके पास कोई एक करंट कैरिंग वायर, मैं आप लोगों को पहले डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना बता चुका हूँ। राइट हैंड पाम रूल, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उस डायरेक्शन में अपना थंब रखिए और जहाँ पर आपका पाम फेस करेगा वो मैग्नेटिक फील्ड। जैसे कि इस पॉइंट पर अगर मैं बोलूँगा एट एनी पॉइंट ए, तो इस पॉइंट पर बेटा आपके पास मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? अंदर की तरफ जा रहा है, और अंदर किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्रॉस। लेकिन अगर मैं बोलूँगा इस साइड बी, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देखो अपना पाम देख लो, बाहर की तरफ आ रहा है आपके पास, तो ये आउटवर्ड्स आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा रूल क्या था? राइट हैंड कर्ल रूल। कर्ल रूल में आप अपने फिंगर्स देख लीजिए, जिस तरफ जा रहा है ए की तरफ, तो देखो ए पे अंदर की तरफ जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स। और देखो बी पे ऐसे घुमा के लाओगे तो बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है, तो बी पे क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड आपका आउटवर्ड्स हो जाएगा। ये सारी बातें क्लियर हैं, इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है एट एनी पॉइंट ए, अभी तो आपको पता है ना कि यहाँ पे चार्ज रखा था, अगर वो चार्ज रेस्ट पर है तो उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगाई थी, लेकिन जब चार्ज मोशन में आया तो उस पर एक फोर्स लगी जिसकी वैल्यू क्यू वी बी के इक्वल थी। ये सब हम लोग चीज़ें कर चुके हैं, है ना। तो यहाँ पर इसने बोला किसी, अब इस पूरे वायर की वजह से तो मैं नहीं ले सकता, इस पूरे वायर की वजह से तो मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता, क्योंकि इसके लिए एप्लीकेबल है सिर्फ और सिर्फ स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट के लिए। तो स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट, लेट्स से मेरे पास डीएल, ये क्या है? मेरे पास एक स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट है और इससे मुझे इस ए पॉइंट पर क्या निकालना है बेटा? अपना मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो इसके लिए मैं देखूंगा कि ये जो मेरा बीएल है ये तो यहाँ पर है और ये डिस्टेंस क्या है? लेट्स से आर। तो देखा गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके? आपके इस वायर में कितना करंट जा रहा है। ठीक है, दूसरा देखा गया ये जो मैग्नेटिक फील्ड था ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था करंट एलिमेंट के। ठीक है, कि जितने ज्यादा करंट एलिमेंट हो उतना भी बढ़ गया। नेक्स्ट तीसरा देखा गया आपके पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। सारी चीजें ऑब्जर्व करिए। और चौथा देखा गया है किसी एंगल पे डिपेंड कर रहा है, और ये जो एंगल पे डिपेंड कर रहा था बेटा ये किसी साइन थीटा के एंगल में कर रहा था। बट अब रुक जाओ, एक्चुअल में साइन थीटा के एंगल के साथ वेरी कर रहा है। एंगल कहाँ से कहाँ पे लेना है ये चीज़ हम लोगों को बिल्कुल ध्यान में रखनी होती है, क्योंकि अगर ये हमने एंगल लेने वाली चीज़ अगर गलत कर दी तो समझ लो बहुत चीज़ें गलत हो जाएंगी। फिर कैसे? ये देखो यहाँ पर हमारे पास डीएल है, ये आर है। अब जो हमेशा एंगल लेना है वो आपको लेना है बेटा डीएल करंट एलिमेंट और आर के बीच का, यानी कि डीएल से आर के बीच का जो ये है ये वैल्यू आपकी क्या है? तो एंगल हमेशा कहाँ आएगा? डीएल से आर की तरफ। कौन सा वाला नहीं ले रहे? ये वाला क्यों नहीं ले रहे? ठीक है, अगर मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि हमारे पास ये सारी क्वांटिटी एक वेक्टर फील्ड है, और वेक्टर फील्ड में अगर मैं इधर से लूँगा बेटा डीएल क्रॉस आर, तो शायद मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू गलत आ सकती है।
चेक कर लेते हैं, आपकी बात बिल्कुल सही बोली है उसने कि सर आपने ये क्यों लिया, चेक करके देख लेते हैं। अब हमें ये बात तो पता है कि इसे मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास अंदर की तरफ जा रहा है। देखो बेटा, दूसरी चीज dl क्रॉस r की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, b की डायरेक्शन होगी। अब dl से r की तरफ जाएंगे तो अपनी एक पॉइंट पे थंब फिक्स कर लीजिए dl पे, और l क्रॉस r, अगर आप ये देख रहे हो तो आपका थंब किधर बता रहा है मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, ये तो ठीक है। लेकिन अगर आप इधर dl लेते हो और ऐसे dl क्रॉस r आते तो आपका थंब कहाँ पे आ गया, बाहर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, ये तो गलत है। ये चीज तो हम लोग जान चुके हैं कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अंदर है। तो बेटा इसलिए अगर हम लोग डायरेक्शन गलत ले लेंगे, यानी कि dl क्रॉस r की जगह अगर r क्रॉस dl ले लेते हैं तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड उल्टी आ जाएगी और कहानी भी उल्टी हो जाएगी। क्लियर है? अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, ये कैसे पता पड़ा? ये एक्चुअल में ऐसा पता पड़ा कि हमारे पास एक यहाँ पे हमने क्या लिया था, मैग्नेटिक वायर, करंट कैरिंग वायर ले लिया था, और इस करंट कैरिंग वायर के पास हम लोगों ने मैग्नेटिक कंपास रख दिया था। मैग्नेटिक कंपास का डिफ्लेक्शन जब ऊपर की तरफ गया तो बेटा कुछ राइट की तरफ हो, इस तरफ हो गया, राइट की तरफ हो गया, ठीक है। और जब ऐसे ही हमारे पास, जब हमने करंट कैरिंग वायर में करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दी थी, तो इस समय जो मैग्नेटिक कंपास में डायरेक्शन आई हो क्या हो, चेंज हो। इसका मतलब ये बात तो पक्की है कि जो करंट की डायरेक्शन है, करंट चेंज करने पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया था, चेंज हो गया था। अब यार मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और करंट एक स्केलर क्वांटिटी। बहुत सारी दिक्कतें हैं यहाँ पर। मैग्नेटिक फील्ड एक करंट वेक्टर क्वांटिटी है और करंट एक हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। इसकी यूनिट में तो मैं बता चुका हूँ पूरा, न्यूटन पर एम्पियर मीटर स्क्वायर वाली, है ना, टेस्ला। सो यहाँ पर आप लोगों के पास दिक्कतें आ गई, यार करंट से कैसे वेक्टर फॉर्म बता देंगे, जबकि करंट तो एक स्केलर है और मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो उस वेक्टर क्वांटिटी को लाने के लिए बेटा हम लोगों ने क्या किया, जो dl लेंथ लिया ना, ये इस तरीके से लिया कि इसकी डायरेक्शन किस में है, I की डायरेक्शन में करंट। तो ये एक डायरेक्ट, क्योंकि एलिमेंट का डायरेक्शन आगे इसमें आपको बताया एरिया वेक्टर, वो हमेशा वेक्टर है, उसका वेक्टर हमेशा रेडियली आउटवर्ड आता है। तो ऐसे यहाँ पे लेंथ वेक्टर ले लेता हूँ बेसिकली। तो dl की डायरेक्शन इन द करंट की डायरेक्शन हो जाएगा, तो एक डायरेक्शनल क्वांटिटी हो जाएगी। तो अब ये dl और I का जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास कैसी आएगी, वेक्टर क्वांटिटी आएगी, जो कि हमारी इस चीज को सेटिस्फाई करती है कि जो हमारे पास b आएगा वो क्या है, वेक्टर है, ठीक है। अब मैं अगर इन सब को जोड़ देता हूं तो मेरे पास आ जाएगा b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। बट सर आपने कहा था कि जो वैल्यू है वो dl क्रॉस r आना चाहिए, और dl क्रॉस r तो यहाँ पे है ही नहीं कहीं। आपने जो बात बोली थी वो बोली थी dl क्रॉस r, और यहाँ पे मुझे dl क्रॉस r नहीं दिख रहा, बिल्कुल नहीं दिखेगा, अभी नहीं दिखेगा, अभी 2 मिनट हो जाओ फिर दिखेगा। यहाँ पर मैं इस चीज को लिख सकता हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा तो क्या आएगा मेरे पास, एक कांस्टेंट आएगा बेटा। तो यहाँ पर हमारे पास b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। जब मैं इसको हटाऊंगा तो मेरे पास आएगा इनटू I dl sin थीटा बाय r स्क्वायर हो जाएगा। बेटा एक्चुअल में ये जो वैल्यू है ये मेरे पास मेजरली जो यूज होगा आपकी बुक्स में, आपके कॉम्पिटिशन में, आपके स्कूलों में यही चीज यूज होगी। और ये वैल्यू एक्चुअली हमारे पास स्केलर फॉर्म, कौन सी है, स्केलर फॉर्म ऑफ बायोट-सावर्ट्स लॉ। लेकिन मैं अगर आपसे बोलता हूं कि मेरे को तो चाहिए वेक्टर फॉर्म, तो देखो इससे मेरे पास कुछ ऐसी फॉर्म आ जानी चाहिए कि मतलब वेक्टर फॉर्म में जाऊं। तो मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा बेटा इस चीज को, b वेक्टर बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो कांस्टेंट था, I में कोई दिक्कत नहीं, dl क्रॉस r, r का वेक्टर अपॉन में r स्क्वायर नहीं बेटा, r क्यूब, क्योंकि अगर आपके पास इससे यहाँ पर पहुंचना है, इसको खोल दो, देखो dl क्रॉस r क्या हो जाएगा, dl r sin थीटा, और r से r कट जाएगा तो r स्क्वायर, तो म्यू नॉट I dl sin थीटा बाय r स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि इस वैल्यू से हमारे पास ये आएगा dl क्रॉस r, a क्रॉस b क्या होता था, ab sin थीटा होता था, ab sin थीटा। और ये चीज तो हमें पता है कि अगर कोई c वेक्टर a क्रॉस b के लिए आ रहा है तो जो c वेक्टर होगा वो a के भी परपेंडिकुलर होगा और b के भी परपेंडिकुलर, यानी कि dl क्रॉस r की जो वैल्यू है वो हमेशा b के क्या रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी। आप चेक कर रहे हो इसमें क्या हो रहा है, dl क्रॉस r और वेक्टर हमारे पास का है मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो परपेंडिकुलर, तो यानी कि ये सारी बातें हमारे पास बिल्कुल परफेक्ट बैठ जाती हैं। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट आया बायोट-सावर्ट्स लॉ में, कर लेंगे, ठीक है। अब एक्चुअल में इसकी एक दो एप्लीकेशन और थी, एक होता है स्नो रूल, करंट को फाइंड करने का
जो हमारे पास सॉरी मैग्नेटिक फील्ड आता है, तो उस तरफ हम लोग देखते हैं एक वायर है, उसके ऊपर अगर हम लोग कोई चीज रखते हैं यानी कि और करंट ऐसे डाल देते हैं, है ना, तो हमारे पास डिफ्लेक्शन इस तरफ जाएगा। और इसी को अगर मैं इसके नीचे ले जाता हूँ या करंट को ऊपर तो भी हमारे पास चेंज आता है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड करंट को चेंज करने के साथ या करंट की डायरेक्शन को चेंज करने के साथ मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होती है। ठीक है, ये SNOW रूल था साउथ टू नॉर्थ ओवर वेस्ट। ये एम्पियर स्विमिंग रूल लगाते हैं, उसमें ऐसे स्विम करता दिखाता है कि साउथ से नॉर्थ की तरफ अगर आपके पास क्या जा रहा है, करंट जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड विल गेट डिफ्लेक्टेड ओवर वेस्ट। ये सारी चीजें ये जानने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को क्लियर है। यहाँ तक कोई दिक्कत बायोट सावर्ट्स लॉ में? आगे चल सकते हैं। अब बायोट सावर्ट्स लॉ की मदद से कहता है आप कैलकुलेट, देखो ये तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड किसका है, एक स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट का आया। अब उसने कहा कि आप हमारे पास बायोट सावर्ट्स लॉ की मदद से एक इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर का मैग्नेटिक फील्ड बताइए। क्या क्वेश्चन पूछा है? एक इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर का मैग्नेटिक फील्ड आप बता दीजिए। ठीक है, कोई बड़ी बात तो है नहीं। एक्चुअल में हमारे पास ये डेरिवेशन शायद स्कूलों में इम्पोर्टेंट है तो पूछ ली जाती है। मैं शायद क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं इस समय जो बोर्ड का पैटर्न चल रहा है 2023, 22, 24 में जो आएगा उसमें डेरिवेशन थोड़ी सी कम हो गई हैं। MCQs का वेटेज काफ़ी ज़्यादा कर दिया, 17-18 क्वेश्चन आपके MCQs आते हैं। ठीक है, तो पहले तो इंपॉर्टेंट हुआ करती थी, पर आपको डेरिवेशन आनी चाहिए और मैं तो कराऊँ। ठीक है, तो आपके पास बायोट सावर्ट्स लॉ में डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, calculate the magnetic field due to a infinitely long current carrying wire, current carrying 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 wire। अब देखो बेटा इसको कैसे निकालेंगे। देखो इसका मतलब तो हमारे पास सिंपल सी बात ये है कि हमारे पास एक वायर है जो इधर भी हमारे पास काफी लंबा है और उसके बाद जब मैं इधर जाऊंगा तो इधर भी मेरे पास काफी लंबा है। राइट, समझ में आ रहा है? अब मैंने आपको बोला कि आपको किसी भी एक पॉइंट P पर, देखो इस पॉइंट P पर मान लो यहाँ से ऐसे ले लो। अब देखो ये पॉइंट मैं कहीं पे भी ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बात सेम है। ठीक है, जो मैं डेरिवेशन करूंगा उससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी लेट्स से एक आइडिया जनरलाइज्ड व्यू ले लेते हैं, जनरलाइज्ड व्यू ले लेते हैं इनफाइनाइट वायर के। ऐसे क्या होगा, तो मैंने कहा पहले इनफाइनाइटली, पहले मैं फाइनाइट ले लूं, पहले फाइनाइट वायर के लिए ड्यू टू फाइनाइट FINI फाइनाइट वायर। ठीक है, फाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। ठीक है, फाइनाइट लॉन्ग का मतलब आपके पास लेंथ, इनफाइनाइट नहीं कर रहे हैं यहाँ तक। क्लियर? ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट केस ना उससे डेराइव हो जाएगा, फिर आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। तो फाइनाइट वाले का क्या करता हूँ, मैंने कहा इस पॉइंट P पर, अब देखो ये वैल्यू यहाँ से यहाँ कहीं भी ले सकते हैं, मैं मानते नहीं कर रहा, आई मैं यहाँ कहीं ले रहा हूँ। तो मैंने कहा यहाँ से जो एक वायर है ये मेरे पास लेट्स से एक एंगल बना रहा है फाई। ठीक है, और यहाँ से जो एक एंगल बना रहा है वो मेरे पास क्या बना रहा है, क्या बना रहा है बेटा, फाई। क्लियर? अब देखो मेरी की एक बात बिल्कुल ध्यान से सुनो बेटा, जहां से आप लोगों को मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है उससे आप दोनों तरफ डायरेक्शन में जाएंगे। कितनी तरफ जाएंगे? दोनों तरफ। दोनों तरफ से मेरा क्या मतलब है, अगर आप एक बार ऊपर की तरफ गए हैं तो दूसरी बार नीचे की तरफ ही आएंगे। यानी कि आप लोगों को ऐसा करना कि पहले तो यहाँ से यहाँ चले गए और दूसरी बार भी ऐसे चले गए, ये करना वर्जित है। यानी कि इस पॉइंट से पहले एक बार ऊपर जाओ, फिर इस पॉइंट से एक बार नीचे आओ। ठीक है, और इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं अपना कार्टेशियन प्लेन। तो इससे ऊपर की जो वैल्यू है वो क्या होगी हमारे पास, पॉजिटिव, और इससे नीचे की क्या होगी, नेगेटिव। मानने के लिए मैं नहीं कह रहा ऐसा है, बस एक अज्यूम करना है, उससे हमारी डेरिवेशन आराम से बहुत ही आराम से हो जाएगी। इतनी चीज़ समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं है इस चीज़ को? ठीक है, लेट्स से मेरे पास अब यहाँ पर मैं एक अपना करंट कैरिंग एलिमेंट मान लेता हूँ जिसका क्या वैल्यू है, DL। कोई भी एक करंट कैरिंग एलिमेंट है, इसकी वैल्यू DL है। अब यार बायोट सावर्ट्स लॉ इस पूरे वायर के लिए तो एप्लीकेबल है नहीं, इस पूरे वायर के लिए तो एप्लीकेबल है नहीं। तो इस पूरे वायर के लिए जब बायोट सावर्ट्स लॉ एप्लीकेबल ही नहीं है तो मैं क्या करूँगा, करंट एलिमेंट ले लूँगा DL, जो कि मेरे पास इस पॉइंट P से क्या एंगल बना रहा होगा, लेट्स से थीटा एंगल बना रहा होगा। क्योंकि यार मैं फाई के थोड़ी निकाल सकता हूँ, आप समझो मेरी इस बात को, मेरी दिक्कत को।
मैं फाई के लिए नहीं निकाल सकता, क्योंकि फाई 1 और फाई 2 अगर ले लूंगा तो मेरे पास इतनी लेंथ के लिए आ जाएगा, और इतनी लेंथ के लिए बायोट-सावर्ट्स लॉ वैलिड नहीं है। बायोट-सावर्ट्स लॉ एक स्मॉल करंट कैरिंग वायर के लिए। और दूसरी चीज, जहां पे हम लोग ये निकाल रहे हैं वो उस वायर से परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो डिस्टेंस है वो हमेशा इस वायर की क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट है, जो डिस्टेंस है वो उस वायर के क्या होनी चाहिए, हमेशा परपेंडिकुलर। बस ये 2-3 चीज याद रख लो, आपकी डेरिवेशन आराम हो जाएगी। ठीक है, अब मुझे बताओ, ये यहां से तो थीटा एंगल बना रही है, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये 90 है, परपेंडिकुलर होनी चाहिए बताया। ये 90 है, थीटा है, तो ये कितना आ जाएगा 90 माइनस थीटा। ट्रायंगल बन रहा है 180 डिग्री बनना चाहिए, तो थीटा थीटा माइनस आएगा 90 बने। परफेक्ट है, ठीक है। अब डीएल ये है और आर, इसको आर लिख दूं मैं, आर लिख दूं, ये डिस्टेंस आर। डीएल की वैल्यू मेरे पास क्या है, ये वाली है, समझ में आ रहा है ना। डीएल की वैल्यू हमारे पास ये वाली है। तो हमारे पास बायोट-सावर्ट्स लॉ की मदद से, जब हम लोग अगर बायोट-सावर्ट्स लॉ का इस्तेमाल करते हैं, यूजिंग बायोट-सावर्ट्स लॉ, हमसे क्या कहता है कि आपके पास इस करंट एलिमेंट डीएल की वजह से आने वाला, मैंने बी लिख दिया था, वहां पे वो भी डी भी लिख देना। सारे पीछे में जो आई डीएल 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 लिखा है ना, वहां पे डी भी लिख देना, क्योंकि डीएल की वजह से जो करंट मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो डी भी है, ना कि बी। तो मैंने सब जगह बी भी लिख रखा, उसको डी भी कर देना, क्योंकि डीएल करंट एलिमेंट लिया है। यहाँ पर भी डी बी इज इक्वल म्यू नॉट, इस करंट कैरिंग वायर में आई तो जा ही रहा है, आई डीएल बाय आर स्क्वायर साइन थीटा। अब जरा इस चीज को पहले एक बार प्लीज ध्यान से देख लीजिए, साइन थीटा नहीं आएगा। मैंने आपको बताया था एंगल होगा डीएल से आर के बीच में, तो डीएल से आर के बीच में जो एंगल आ रहा है वो कितना आ रहा है बेटा मेरे पास, 90 माइनस थीटा। तो साइन थीटा ये मैं क्या डालूंगा बेटा, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? हाँ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है बेटा, ये रहा, दिख रहा, दिखा दिया बेटा उसे, ठीक है, दिख गया। तो ये हमारे पास आ जाएगा डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। बेटा यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? अब यार मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, प्रॉब्लम क्या आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, मैं अगर इंटीग्रेशन कर देता हूँ दोनों तरफ का, तो यार मुझे ये बताओ मैं इंटीग्रेशन कैसे करूँ। इधर तो डीएल को लिमिट तो रख लेंगे, फिर भी लिमिट की मेरे को दिक्कत नहीं है। मैं कह रहा हूँ अभी इधर इंटीग्रेशन अगर मैं डीएल का करूंगा तो वो cos थीटा के साथ नहीं हो सकता, डीएल का किसके साथ होगा, एल के साथ होगा। या फिर डीएल को भी आप थीटा के टर्म्स में चेंज करो, फिर आर को भी नहीं, क्योंकि आर भी कांस्टेंट, देखो ना कौन, यहाँ से मैं एक चीज समझ में आ रही है सर, आपका म्यू नॉट कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है। अब ये तो बड़ी गड़बड़ है ना कि ना तो आर कांस्टेंट है, थीटा भी बार बार वेरी कर रहा है कि भाई एक बार यहाँ रखा तो थीटा अलग, थीटा अलग, थीटा अलग, थीटा अलग। कांस्टेंट तो है नहीं, कांस्टेंट चीज को तो बाहर ले सकते थे। तो यार या तो सारी चीजों को डीएल की टर्म से कन्वर्ट करो, या सारी चीजों को थीटा, मतलब डीएल कॉस थीटा है तो डीएल को इन टर्म्स ऑफ थीटा हमें लिखना पड़ेगा, और इवन आर भी अगर कांस्टेंट नहीं है तो आर को भी इन टर्म्स ऑफ थीटा लिखना पड़ेगा, राइट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस ट्रायंगल को मैं यहाँ पे बना देता हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखना बेटा आराम से। और इस ट्रायंगल में मेरे पास थीटा यहाँ पर था, और ये वाली जो वैल्यू थी इसको वैल्यू क्या लिख दूं, ए लिख दूं, ठीक है, ए। ये वाली वैल्यू क्या है, आर, राइट। और क्या बचा मेरे पास, इसको एल मान लेता हूं, ठीक है। अब मेरे को चाहिए था आर स्क्वायर लिख रखा है मैंने, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो बेस अपॉन थीटा, ये तो बेस ही हो जाएगा, तो ए बाय आर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, कॉस थीटा। तो मेरे को किसकी वैल्यू, आर की वैल्यू चेंज करनी थी, आर की वैल्यू ए बाय कॉस थीटा, चलेगा। यहां तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, दूसरा मेरे पास डीएल की तो वैल्यू थी, पर मैं एल के लिए निकाल लेता हूं। ये क्या हो जाएगा, एल इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो मैं ऐसे डालता हूं tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है, एल बाई ए, एल बाई ए, और एल इज इक्वल्स टू मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, ए tan थीटा। अब प्रॉब्लम ये है सर, आपके पास यहां पर आपने आर को तो इन टर्म्स ऑफ थीटा निकाल दिया, एग्री, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन आपने एल निकाला है और हमें चाहिए किसमें, डीएल। तो ठीक है ना, डीएल को डिफरेंशिएट कर, एल को डिफरेंशिएट कर दीजिए इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो tan थीटा का डिफरेंशिएट क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा,
tan थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है dl अपॉन d थीटा अगर मैं ऐसा करूंगा तो dl बाय d थीटा इज इक्वल्स टू a tan का डिफरेंशियल बेटा sec स्क्वायर थीटा। तो यहां से मेरे पास dl की डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगी, dl की वैल्यू a sec स्क्वायर थीटा d थीटा आ जाएगा। यहां तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आनी चाहिए। तो क्या मेरे पास dl भी इन टर्म्स ऑफ थीटा आ गया है? बिल्कुल आ गया। और मैंने ये तो बोला था r को भी, क्योंकि ये सब तो कांस्टेंट है मेरा 2.4 पाई, मुझे इससे दिक्कत है नहीं। और ये थीटा की टर्म्स में सारी चीज लेके आ जाऊं, क्योंकि मैं जो वैल्यू लाई कर रहा हूं मेरी थीटा 1 से थीटा 2 तक जा रही है, सॉरी फाई 1 से फाई 2 तक जा रही है। तो है तो इन टर्म्स ऑफ थीटा ही ना भाई। थीटा की वैल्यू यहां पहुंच जाएगा तो फाई 2, यहां पहुंच जाएगा तो फाई 1, थीटा ही तो वेरी कर रहा है ना। तो इन टर्म्स ऑफ थीटा मैंने सबको डिफरेंशिएट कर दिया। अब मैं वैल्यू डाल देता हूं यहां पर। तो म्यू नॉट देखो dv का इंटीग्रेशन b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट i अपॉन 4 पाई। यहां पर मैं वैल्यू डालने जा रहा हूं, कांस्टेंट आ गया। dl की वैल्यू क्या है मेरे पास, a sec स्क्वायर थीटा। cos थीटा की वैल्यू क्या है, a sec स्क्वायर थीटा a स्क्वायर d थीटा। एक मिनट, a sec स्क्वायर थीटा d थीटा आएगा ना dl की वैल्यू डॉट d थीटा। ठीक है, यहां पे cos थीटा तो ऑलरेडी है मेरे हिसाब से, राइट, अपॉन 4 पाई। r की वैल्यू क्या आई थी, a बाय cos, r की वैल्यू आई थी a बाय cos थीटा। पर ये r का स्क्वायर पे क्या आ जाएगा, a स्क्वायर बाय cos स्क्वायर। यहां तक चलेगा 4 पाई वापस क्या बेटा, सॉरी यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? देखो 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होता है, 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होता है ना। तो ये cos स्क्वायर थीटा और sec स्क्वायर थीटा तो गया, एक a से एक a भी गया। तो आपके पास इंटीग्रेशन किस किस का बचा, cos थीटा डॉट d थीटा का। तो म्यू नॉट i अपॉन 4 पाई a cos थीटा डॉट d थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस sin थीटा। cos थीटा डॉट d थीटा का इंटीग्रेशन माइनस sin, cos का इंटीग्रेशन माइनस sin। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा, देखो इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करूंगा, देखो अब मैं फाई 2 किसका है, माइनस का, क्योंकि मैंने बोला था फाई 2 नीचे है और फाई 1 किसका है, प्लस का। तो इंटीग्रेशन की लिमिट लगा दीजिए माइनस फाई 2 से फाई 1 तक। क्लियर है बेटा। यहाँ पे आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है, इसका मैं साइन थीटा लिख रहा हूँ माइनस साइन थीटा, माइनस साइन अपर लिमिट फाई 1 माइनस क्या हो गया, एक मिनट कुछ गड़बड़ हो रही है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखूंगा ना। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास cos थीटा का, नहीं cos थीटा का तो sin थीटा ही होता है ना। तो तुम मेरे को क्यों नहीं कह रहे, उसको कहने से क्या होगा, cos थीटा का इंटीग्रेशन बेटा सिंपल sin थीटा होता है। ठीक है, आई एम सॉरी। तो ये आ जाएगा sin ऑफ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट फाइनल माइनस माइनस 5। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। तो बेटा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई है sin फाई 1 माइनस फाई 2 का क्या हो जाएगा, फाई 1 प्लस फाई 2। तो ये आपके पास आ जाएगा b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a sin फाई 1 प्लस sin फाई 2। यहाँ पर आप ये आपके पास एक किसी फाइनाइट वायर की वजह से ये वैल्यू आपके पास आ जाए, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे पास अगर वो मैंने आपको यहाँ पे इनफाइनाइट मिटा के फाइनाइट कराया था ना, इसका रीजन क्या था। अब देखो मैं अगर आप लोगों से कह देता हूँ कि यहाँ पर ये वायर कैसा होता, मेरे पास इनफाइनाइट वायर, ध्यान सुनते जाना, बिल्कुल ध्यान सुनते जाना। अगर ये इनफाइनाइट वायर होता तो मेरे पास ये वायर ऐसे इतना लंबा आगे तक चला जाता, राइट। और सिमिलरली अगर इधर इनफाइनाइट होता तो मेरे पास ये वायर भी ऐसे लंबा लंबा जाके ये भी इनफाइनाइट तक पहुंच जाता। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। जब ये वायर इतना इनफाइनाइट होगा, ध्यान सुनो मेरी बातों को, जब ये वायर यहाँ पर था तो इसका एंगल थोड़ा सा बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, एंगल बढ़ता 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 जब इनफाइनाइट पे पहुंचेगा तो ये तो बिल्कुल एक बार सीधा हो जाएगा। तो यानी कि ये DL और R के बीच में एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, यानी कि फाई 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 90। अब ऐसे क्या कर सकते हो कि ये लाइन पैरेलल हो जाएंगी, भाई धीरे धीरे बढ़ रहा है तो पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। और पैरेलल लाइंस मीट्स एट इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी अगर हमारे पास ये ऐसे बन गया तो DL क्रॉस R के बीच में एंगल कितना, देखो R ये रहा, DL इस पे जाएगा, DL क्रॉस R के बीच में एंगल कितना बन गया 90 डिग्री का। तो यानी कि sin फाई 1 कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 90 डिग्री। सिमिलरली इसको देखो जरा, ये नीचे जाएगा एंगल बढ़ेगा और बढ़ते बढ़ते मिलेगा कहाँ पे, पैरेलल पे जाके, तो ये भी कितना हो जाएगा 90। तो इनफाइनाइट वायर के लिए हमारे पास इक्वल डायरेक्शन लिख देना, फिर
लिखना फॉर इनफाइनाइट वायर साइन फाई 1 कॉमा फाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो उसके लिए जो b की वैल्यू आ जाएगी वो कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई साइन फाई 1 90 साइन फाई 2 90 1 प्लस 1 साइन 91 साइन 91 तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा इंटू 2 और ए रह गया है ना, तो 2 से 2 काट दीजिएगा तो इनफाइनाइट वायर की वजह से कितना आता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई। ये किसकी वजह से आता है बेटा हमारे पास, ड्यू टू इनफाइनाइट वायर। अब ऐसे ही क्वेश्चन में अगर हमें दे दे ड्यू टू इनफाइनाइट की जगह क्या है, सेमी इनफाइनाइट। सेमी इनफाइनाइट का मतलब होता है एक तरफ से तो फिक्स है और दूसरी तरफ चलता जा रहा है, यानी कि कुछ नहीं है बेटा। ये देख यहाँ पर देख मेरे ला, यहाँ देख ये हो गया। अब ये वाली वैल्यू है कि तेरे पास एक ही एंगल है बस, क्यों कि यहाँ से तेरे पास जो पाई बन जाएगा ये इनफाइनाइट, ये एक पॉइंट से ये वाला वैल्यू तब जीरो हो गया ना। देखो डीएल क्रॉस आर के पास ये वाली वैल्यू तो साइन थीटा की जीरो हो गई, जीरो इसकी आ गई और यहाँ पे प्लस, तो साइन पाई 1 तो तुम्हारे पास जीरो हो गया, पाई 2 कितना आ गया 90, तो ये 0 प्लस 1 कितना आ गया 1, और सेमी फाइनाइट वायर की वजह से कितना हो जाएगा c। और सेमी इनफाइनाइट समझ में आ गया सभी को, कोई डाउट तो नहीं है ना भाई। एक वैल्यू 0 डिग्री, एक वैल्यू 90 डिग्री, 0 प्लस 1 1 और 1 में करेंगे तो हमारे पास वैल्यू इसकी से में आ जाएगी। तो सेमी इनफाइनाइट के लिए d इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a, ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। अब अगर मैं आप लोगों से यहाँ तक बोलता हूँ तो आप लोगों को आराम से समझ आ गया होगा, इसमें तो कोई दिक्कत रही नहीं है। लेकिन जो मेरे पास कहानी है वो थोड़ी सी कुछ इस टाइप की है कि अगर आप लोगों से एक क्वेश्चन भी है, उसमें कहता है कि आपके पास यहाँ पर एक वायर है लेकिन आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है इस पॉइंट P की, इस पॉइंट P का, ठीक है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, देखो बेटा अब यहाँ पर आप लोगों को मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए जो करंट कैरिंग वायर है इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, है ना। एक एंगल आपको दे रखा है, ये थीटा दे रखा है 30 डिग्री 60 डिग्री दे रखा है, कहाँ से, अब ध्यान से ये एक्चुअल में ऐसे दे रखा था, इसको यहाँ पर ऐसे ही अपने आप प्रोड्यूस कर दिया। पर अगर कई क्वेश्चन है प्रोड्यूस भी नहीं करता है तो आपको याद रखना है कि आप इस डिस्टेंस से तो निकाल नहीं सकते, क्यों कि जो हमारे पास करंट कैरिंग वायर है और डिस्टेंस आपस में क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। मैं बताया था आपको जहाँ पे पॉइंट निकालना है वो, और करंट कैरिंग वायर तो परपेंडिकुलर, तो इस करंट कैरिंग वायर को आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो उसने हमें ये दे रखा था, ये वाला एंगल कितना है 60 डिग्री बड़ा वाला, और ये छोटा वाला जो एंगल दे रखा था ये कितना दे रखा था मुझे 30 डिग्री, ठीक है। किसका बेटा, नहीं एक कोई सा भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सा भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक लेना है बस। अब मेरी बात ध्यान से, इस पॉइंट P पर आप लोगों को ध्यान सुनना इस चीज, अगर मैं बोलूंगा B निकालना है तो इससे पहले मैं एक छोटा सा क्वेश्चन दे दूं। देखो अगर मैं ऐसे दे देता हूँ, चलो एक स्क्वायर फील्ड है और इसमें करंट घूम रहा है क्लॉकवाइज, सेंटर पे बताओ मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, सेंटर पे बताओ मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, बहुत सिंपल है, क्यों क्योंकि आप लोग बाय कंस्ट्रक्शन ये कर लेंगे कि भाई ये पॉइंट से ऐसे गया होगा, ये पॉइंट से ऐसे गया होगा। स्क्वायर की प्रॉपर्टीज है जो इसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, तो ये अगर यहाँ पे बाइसेक्ट करेगा तो ये वाला एंगल कितना बन जाएगा 45 डिग्री का, ये वाला एंगल कितना बन जाएगा 45 डिग्री का। जो साइड होगी तुम्हारे पास क्या हो जाएगी हाफ, भाई ये वाली जो वैल्यू है ये तो इसकी हाफ हो जाएगी ना। देखो ये डिस्टेंस ही तो होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक। अभी कहानी कुछ इसको ऐसे घुमा दो ना, अभी ये वाली कहानी को अगर तुम ऐसे घुमा दोगे तो ऐसे ही तो होगी, ये डिस्टेंस हो गया, ये 45 डिग्री दे रखा है, ये 45 डिग्री दे रखा है, यहाँ पे करंट कैरिंग वायर आई। तो इसकी वजह से आने वाला मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालोगे, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई साइन 45 प्लस साइन 45, राइट। अब यहाँ पर आपको दो तीन चीज़ों का दिमाग लगाना है, क्या कि आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस तरफ है बेटा। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, देखो ये अंदर, इस पॉइंट से जा रहे हो अंदर, इस पॉइंट से जा रहे हो तो ये भी अंदर, और इस पॉइंट से जा रहे हो अंदर, यानी कि चारों की चारों मैग्नेटिक फील्ड क्या है, सेम डायरेक्शन में। मैंने ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को मैग्नेटिक मोमेंट वाला कराया था जिसमें एक अंदर था एक बाहर था, इसलिए नेट वैल्यू को मैंने माइनस किया था मैग्नेटिक मोमेंट को। लेकिन यहाँ पर क्या है हमारे पास बेटा कि जो मैग्नेटिक वैल्यू है
वो हमारे पास क्या है, सारे सेम डायरेक्शन में से नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी हमारे पास, प्लस हो जाएगी। तो ये एक की वजह से हमारे पास ये आ गई। ऐसे देखो जरा, ऐसे कितने क्वाड्रेंट बन सकते हैं, एक ये बन सकता है, 2 3 और चौथा ये। तो जो इस वैल्यू में आएगा इसमें आप इनटू 4 कर देना, तो ये आप लोगों के पास बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन मिल जाएगा। कर लोगे, इसमें तो कोई मुश्किल नहीं है। ऐसे का ट्रायंगल के लिए पूछता है तो क्या हो जाएगा, 60 या 30 का बन जाएगा, और जो डिस्टेंस है उसको निकाल लेना है ना, और उसके बाद इनटू 3 कर देना, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए हो जाएगा। समझ में आ रहा है, कोई मुश्किल तो है नहीं। अब मैंने आपको बोला ऐसे के लिए क्या करोगे, तो आप क्या करोगे, b = μ/4 sin 30 + sin 60, ये गलत हो जाएगा। रीजन क्या गलती है पहले सुनो। मैंने आप लोगों को इस पूरी डेरिवेशन को कराते वक्त एक चीज समझाई थी कि बेटा अगर ऐसे केस में है तो एक बार आपको वैल्यू ऊपर लेनी है और एक बार वैल्यू आपको नीचे लेनी है। आप दोनों चीजें एक ही डायरेक्शन में ले रहे हो, 60 भी इधर 30 भी इधर, ये तो अलाउड ही नहीं है। एग्जैक्टली अब माइनस करेंगे, लेकिन माइनस कैसे करेंगे बेटा, आपने 60 तो ले ली, 60 चलो इधर की ले ली, ठीक है। अब इधर के लिए आप लोग क्या करेंगे, उस वायर को पकड़ो, देखो इस तरफ तो आप घूम गए ना, तो अब क्या करना है, दूसरी तरफ घूमना है। तो इस वायर को पकड़ लो और इस वायर से घूमते 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 एंगल बनाओ जो कि इस वायर पे वापस आ जाएगा, है ना। अब ये वाला एंगल अगर मैं पूरा देखूं तो पूरे सर्कल से 2 पाई में से सिर्फ ये कम है 30, तो ये वाला जो एंगल आएगा ये आएगा बेटा 2 पाई माइनस थीटा, और ये एंगल सारे किसके हमारे पास, साइन के। तो साइन 2 पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में पड़ेगा, 4th क्वाड्रेंट। मैथ्स वालों बता दो सही है नहीं, 4th क्वाड्रेंट में पड़ेगा, और 4th क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो साइन 2 पाई माइनस थीटा कितना हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, सिंपल। और थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, तो यहाँ पे कितना आएगा, माइनस साइन 30। तो यानी कि फॉर्मूला तो ये लगाऊंगा मैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी b = μ0I/4 पाई a भूल जा, a मतलब आपके पास जो भी डिस्टेंस उसने दे रखी होगी, इनटू साइन 60 माइनस साइन 30। तो ये वैल्यू गलत मत कर देना, बस अगर आप इतना पकड़ लोगे फिर आप गलती नहीं करोगे। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, यहाँ पर आगे चल सकते हैं। अब हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है ड्यू टू सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप। ये आपको सारी चीज़ समझ में आ गई, इसमें तो कोई गलती नहीं करोगे, चाहे स्ट्रेट वायर हो, फाइनाइट का हो, इनफाइनाइट हो, सेमी फाइनाइट हो, कोई से भी वायर हो आप निकाल लेंगे ना इसमें, ठीक है। अब मेरे पास जो अगली वैल्यू है वो है बेटा ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर। कैसा है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर। देखो कुछ भी नहीं है तो बहुत ही सिंपल, और इसी का इस्तेमाल जो हमने पढ़ा है बायोट-सावर्ट्स लॉ का, इसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन है जो केवल स्ट्रेट वायर की जगह किसमें लग गया है, सर्कुलर, और बाकी कुछ भी नहीं। और सर्कुलर का भी एक फायदा है, अगर आप एक डायरेक्शन में चलेंगे, क्लॉकवाइज चलें या एंटी क्लॉकवाइज चलें, तो आपके पास डायरेक्शन सेम आएगी। सर समझ में नहीं आया बेटा, कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोग एक सर्कुलर लूप में चलते हैं, तो इस सर्कुलर लूप में अगर आप लोग इस डायरेक्शन में जाते हैं, तो इस डायरेक्शन का मतलब करंट कैरिंग किया जाएगा, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कैसे जाएगा, आउटवर्ड जाएगा। अगर कहीं भी चेक कर लो ना, ये देखो ऐसे जा रहे हो तो ये देखो, कहीं पे भी जाओगे, किसी भी पॉइंट पे जाओगे, आपका करंट क्या आएगा हमारे पास, हमेशा आउटवर्ड। और अगर मैं यहाँ पर ऐसे, ये क्या चला था मैं, एंटी क्लॉकवाइज तो आउटवर्ड, अगर मैं क्लॉकवाइज चलता हूँ तो देख लो कहीं पे भी, ये देखो ये इनवर्ड जा रहा है, कहीं पे भी पॉइंट पे चेक कर लो, आपका मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या जाएगा, इनवर्ड। तो सर्कुलर लूप की कहानी तो बहुत सिंपल है, क्या यार मैग्नेटिक फील्ड तो हर जगह सेम होना है, तो मुझे ये चीज़ देखने की जरूरत नहीं है, चाहे मैं इधर देखूँ चाहे मैं इधर देखूँ, हर जगह पर वैल्यू क्या जा रही है, मेरी इनवर्स जा रही है। इस पॉइंट पे तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप अगर आपको निकालना है तो ये वैल्यू कैसे निकालेंगे, आइए अब जान लेते हैं। देखो सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप हो, चलो क्लॉकवाइज से बनाओ एंटी क्लॉकवाइज से बताओ, क्लॉकवाइज से बनाया है, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं आएगा। ये मैंने क्या ले लिया आपके पास सर्कुलर लूप, और इसमें करंट क्लॉकवाइज। अब यहाँ पर मेरे पास ओ, अब क्या मैं बायोट-सावर्ट्स लॉ का इस्तेमाल पूरे इस वायर के लिए कर सकता हूँ, नहीं। तो बायोट-सावर्ट्स के लिए पहले मुझे क्या लेना पड़ेगा, स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट लेना पड़ेगा। स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट मेरे पास ये ले लिया, लेट्स से मेरे पास ये भी है। अब याद करो
डीएल की डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। मैंने तुम्हें सब, देखो मैं जो चीज़ तुम्हें बता रहा हूँ उस चीज़ की महत्व है, मैं तुम्हें हर पॉइंट बता रहा हूँ, उसका यूज़ दिखा रहा हूँ कि अगर हमने ये गलती कर दी तो हम लोग क्या मिस्टेक करेंगे, है ना। थीटा का जैसे आपने डीएल क्रॉस आर का पूछा तो उसमें क्या मिस्टेक हो सकती थी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं लेंगे तो अगर प्लस कर देंगे तो आंसर पिछले वाले क्वेश्चन में गलत आ जाता, है ना। और अगर एक ही डायरेक्शन से जाएंगे तो आंसर गलत आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान में देंगी। अब यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो मेरे पास करंट एलिमेंट क्या है बेटा, डीएल, और डीएल आई के साथ इस पॉइंट पर टेंजेंट बना रहा है, तो बेसिकली ये डायरेक्शन होने वाली है। क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। और जो डिस्टेंस है वो यहाँ से यहाँ तक की परपेंडिकुलर है, तो ये रेडियस है, रेडियस को आर लेते हैं, ए लेके परेशान होगा, है ना, आर लेते हैं। अब यहाँ पर आर है, कहीं पे भी चेक कर लो यार, ये अगर डीएल एलिमेंट होगा तो यहाँ से जाएगा, ये आर हो जाएगा, ये अगर डीएल एलिमेंट होगा तो करंट डायरेक्शन समझ में आ रहा है, टेंजेंट पे करंट, तो ये डिस्टेंस आर हो जाएगी। तो डिस्टेंस में कोई फर्क ही नहीं रहा, यहाँ तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब इसकी वजह से करंट, स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से जो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड आता है वो कितना आता है, स्क्वायर फॉर्म में लिख रहा हूँ, B = म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। ये साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई और डीएल के बीच में इस बार 90 डिग्री, टेंजेंट में 90 डिग्री बनती हुई आपको दिखाई दे रही है, आई और डीएल के बीच में एंगल, तो ये 90 हो गया, साइन 91, इसको हटा दूं, क्लियर है, साइन थीटा की वैल्यू 90 है, 1 हो गया। अब यार अगर ये वैल्यू 90 आ गई फिर तो मेरे पास ये वैल्यू भी डी भी आएगी, डी तो आएगा नहीं, स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट से लिया है। ये तो यार मेरे पास बड़ा सिंपल हो गया, क्यों, क्योंकि सर इसमें आपका म्यू नॉट कांस्टेंट, आई कांस्टेंट, 4 पाई कांस्टेंट, इवन आर स्क्वायर भी कांस्टेंट है। रेडियस ऑफ द सर्कल थोड़ी चेंज हो जाएगा, सर्कुलर लूप में तो आर भी कांस्टेंट आ जाएगा। तो इस बार तो मुझे सिर्फ डीएल की वैल्यू आनी है, तो डीएल का इंटीग्रेशन करना है ना सिर्फ इस बार, तो कोई दिक्कत नहीं है। डीवी का इंटीग्रेशन अगर मैं इनको कर देता हूँ तो डीवी का इंटीग्रेशन तो आ जाएगा b = और यहाँ पे मुझे इंटीग्रेशन कहाँ से करना है, डीएल का। डीएल का इंटीग्रेशन क्या होता है, सिंपल एल, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पे आपके पास जो b की वैल्यू आ जाएगी कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एल। और लेंथ जो हमारे पास किसी भी सर्कुलर लूप की होती है वो उसकी किसके इक्वल होती है, सर्कमफेरेंस। कैसे भाई, इसको काट दो ऐसे खचा है तो ऐसे खोल दो तो क्या बन जाएगा, वायर बन जाएगा, स्ट्रेट वायर, जिसकी लेंथ एल होगी बेटा। तो इस वायर की अगर लेंथ एल है मेरे पास, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर का जो लेंथ है उसके सर्कमफेरेंस से इक्वल होगा। सर्कमफेरेंस की वैल्यू कितनी आएगी, 2 पाई आर। तो क्या मैं इस एल की जगह पर b को ऐसे लिख दूं, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर, एक आर से एक आर गया, 2 पाई से 2 टाइम्स गया, नहीं क्या 2 पाई आर सर्कमफेरेंस बोला वो पूरी बेटा, डीएल का इंटीग्रेशन होगा तो एल आ गया, एल = 2 पाई आर आ जाएगा, ठीक है। नहीं कुछ गलत तो बता देना। तो यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। जो b की वैल्यू आती है सर्कुलर लूप की, वो कितनी आती है बेटा, b = म्यू नॉट आई अपॉन 2r। समझ में आ रहा है। अब ऐसे ही आपको कह देगा सेमी सर्कुलर लूप, क्या करना है, कुछ नहीं, डीएल की जगह पर एल आ जाएगा। सेमी सर्कुलर लूप का मतलब कितना हो गया, आधा, तो एल की वैल्यू मैंने जिस तरीके से हमने को किस में निकाला, सर्कुलर वायर में, और ऐसे ही मैं किस में निकालने वाला हूँ, फॉर सेमी सर्कुलर। अभी सेमी सर्कुलर वायर के लिए क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है भाई, एक पूरे सर्कल के लिए 2 पाई आर थी, सेमी सर्कुलर का मतलब कितना हो जाएगा, आधा। तो आधे के लिए 2 पाई आर की जगह पर कितना आ जाएगा, पाई आर आ जाएगा। तो यहाँ पे बस एल की जगह पर कितना लिख देंगे, पाई आर। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर, पाई से पाई गया, आर से आर गया, म्यू नॉट आई अपॉन 4r। वैसे आप ऐसा भी निकाल सकते थे भाई, पूरे के लिए 2r है तो आधे के लिए कितना हो जाएगा, 1/2, उसका हाफ हो गया भाई, हाफ के लिए इसका हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4r। ऐसी क्वाड्रेंट 1/4 के लिए कितना हो जाएगा, 1/8। समझ में आ रहा है ना। तो इस तरीके से हमारे पास सर्कुलर लूप की कहानी होती है। अब हमारे पास बस चलो ठीक है, थीटा वाले क्वेश्चन फिर कल कर लेंगे। अगर किसी थीटा पे वैल्यू पे आती है तो उस पर कितना आएगा वो अगली क्लास में कर लेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।